आज हम साइंस की दुनिया में बहुत ही अहम तस्वर पर बात कर रहे हैं। नील्स बोहर का एटमी मॉडल जो 1913 में पेश किया गया था, उसने वाकई एटम के बारे में हमारी सोच बदल दी। तो आज कोशिश करते हैं इस मॉडल को समझें कि ये कैसे काम करता है, क्या बताया उसने और ये आज भी क्यों अहम है। आइए ज़रा इसकी गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ आप कह लें कि थ्योरी नहीं थी, बल्कि एक तरह का इनकलाब था। इससे पहले जो ख़यालात थे एटम के बारे में वो कुछ बुनियादी चीज़ें नहीं समझा पा रहे थे। जैसा कि इफ़ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस व्हाई डोंट दे लूज़ एनर्जी एंड क्रैश इनटू इट। मतलब कि जैसे अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द घूम रहा है, तो वो आखिर अपनी तवानाई खोकर न्यूक्लियस में गिर क्यों नहीं जाते? एटम इतना मुस्तहकम क्यों है? व्हाई इज़ द एटम स्टेबल? तो बोहर का एटमी मॉडल इन सवालात का जवाब देने की एक बड़ी कोशिश थी। तो इसकी जो सबसे मशहूर तस्वीर जो ज़हन में आती है वहीं से शुरू करते हैं। बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, बिल्कुल जैसे सियारे सूरज के गिर्द। ये सुनने में तो काफ़ी सीधा लगता है ना? जैसे छोटा सा निज़ाम शमसी एटम के अंदर हो। सियारे तो असूलन किसी भी मदार में हो सकते हैं, ठीक? लेकिन बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ ख़ास तयशुदा रास्तों या मदारों में ही घूम सकते हैं। वो अपनी मर्जी से न्यूक्लियस के करीब या दूर नहीं जा सकते। इन खास रास्तों को उन्होंने शेल्स या एनर्जी लेवल का नाम दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। ये उस वक्त की फिजिक्स से यानी क्लासिकल फिजिक्स से बहुत ही हट कर थी। यानी इलेक्ट्रॉन सिर्फ मखसूस सीढ़ियों पर ही कदम रख सकते हैं, बीच में कहीं नहीं ठहर सकते। और हर शेल्स की एक खास एनर्जी होती है, फिक्स्ड एनर्जी फॉर ईच ऑर्बिट। यही तो असल नुक्ता है। हर शेल एक खास तवानाई की सतह से जुड़ा है। जो शेल न्यूक्लियस के सबसे करीब है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन की तवानाई सबसे कम होती है। ये एटम की सबसे स्टेबल या मुस्तहकम कंडीशन होती है। इसमें जो स्टेबल कंडीशन होती है इलेक्ट्रॉन की और एटम की, तो वो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन को ग्राउंड स्टेट भी कहा जाता है। और जैसे-जैसे शेल न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करके ऊंचे मदार में जा सकता है, तो उसे एक्साइटेड स्टेट का नाम दिया जाता है। इससे पहले साइंसदान ये तो जानते थे कि हर एलिमेंट को गर्म करो तो खास रंगों की रोशनी रिलीज करता है, जैसे हर एक का अपना फिंगरप्रिंट हो। ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ऊंचे एनर्जी लेवल से नीचे वाले एनर्जी लेवल में छलांग लगाता है, यानी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है, तो जो एडिशनल एनर्जी होती है वो यानी कि फोटॉन, वो एक रोशनी की शक्ल में बाहर निकलती है। और चूंकि इनके मदारों के बीच रोशनी का फर्क तयशुदा है, पहले से फिक्स्ड है, तो निकलने वाली यानी रिलीज होने वाली ये एनर्जी भी खास होती है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी, बल्कि तजर्बे से भी साबित हो रही थी। ये वाक़ई ज़बरदस्त था। इन शेल्स के कुछ नाम भी रखे गए थे, KLMNN शेल्स। इन शेल्स का नाम रखने का एक ख़ास तरीका है। जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब शेल है, यानी पहला शेल, जिसे हम n=1 कहते हैं, वो K शेल है। दूसरा शेल n=2, वो L शेल है। तीसरा n=3 M शेल है और चौथा n=4 N शेल है। ये KLMN शेल, ये सिर्फ नाम है पहचानने के लिए, एक स्टैंडर्ड तरीका है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ज़हन में आती है कि क्या हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी होती है या इसकी भी कोई एक लिमिट होती है? मतलब किसी इमारत में हर मंजिल पर कमरों की तादाद अलग हो सकती है। क्या ये भी ऐसा ऐसा ही कुछ होता है? वैसे अगर सोचा जाए तो ये बहुत ही अहम सवाल है। इसका जवाब समझना एटम की स्ट्रक्चर और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी वो कैसे रिएक्ट करता है, ये समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बोहर के मॉडल के मुताबिक हर शेल में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद इलेक्ट्रॉन की समा सकती है। एक मैक्सिमम लिमिट है और ये तादाद सादा से फार्मूले से पता चलती है, और वो फार्मूला है 2n²। यहाँ जो n है वो शेल का नंबर है, n इज द नंबर ऑफ शेल। तो अच्छा, अगर n इज इक्वल टू 1 है यानी k शेल, तो इस तरह से कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। तो ये हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर n इज इक्वल टू 2 है यानी l शेल, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8। ये हुए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा शेल एम शेल, जो n इज इक्वल टू 3 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर
विच इज इक्वल टू 18, तो मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स। और चौथा एन शेल, मतलब एन इज इक्वल टू 4 है, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 32, मतलब 32 इलेक्ट्रॉन। तो इससे ये पता चलता है जैसे जैसे शेल बड़ा होता जाता है उसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो 2n स्क्वायर का फ़ॉर्मूला है, ये शेल की ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश बताता है, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी। असल में किसी एटम के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये तो उस एटम पर डिपेंड करता है कि इस एटम के पास कुल इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने। फॉर एग्ज़ाम्पल हीलियम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका के शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पूरा भरा हुआ होता है। लेकिन अगर लिथियम को देखें, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो के शेल में 2 आ गए और तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तीसरा इलेक्ट्रॉन अगले शेल यानी एल शेल में चला जाएगा। हालांकि एल शेल में 8 आ सकते हैं, लेकिन लिथियम के पास वहां रखने के लिए सिर्फ एक ही है। तो ये जो 2n स्क्वायर का फार्मूला है, ये जस्ट एक लिमिट बताता है, लेकिन असल इलेक्ट्रॉन की तादाद एटम के अपने इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। अब सब शेल्स, लेकिन जब साइंसदानों ने बहुत ज़्यादा पेचीदा एटमों के स्पेक्ट्रम को देखा, मतलब बहुत ही बारीकी से देखा, तो उन्हें पता चला जो बोहर के बताए हुए एनर्जी लेवल्स हैं ना, वो असल में खुद मज़ीद छोटी-छोटी सतहों में बँटे हुए हैं। इन मज़ीद बारीक जो तवानाई की सतहें थी, उन्होंने उसे शेल्स का नाम दिया, यानी कि एक बड़ी सड़क शेल, उसके अंदर मज़ीद छोटी-छोटी गलियाँ, यानी कि सब शेल्स। एटम की साख्त की मज़ीद गहराई को दिखाता है। इन सब शेल्स को पहचानने के लिए हरूफ इस्तेमाल होते हैं, SPTF। तो पहला शेल के यानी n इज इक्वल टू 1, इसमें सिर्फ एक सब शेल होता है, यानी 1s। दूसरा शेल L शेल है, n इज इक्वल टू 2, उसमें 2 सब शेल्स होते हैं, S एंड P, यानी 2s 2p। तीसरा शेल M शेल, n इज इक्वल टू 3, इसमें SPD यानी 3 सब शेल्स होते हैं। सब शेल का तस्वुर हमें ये समझने में मदद देता है कि इलेक्ट्रॉन असल में शेल के अंदर कैसे तरतीब पाते हैं। बोहर का मॉडल अगरचे एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन ये मुकम्मल नहीं है। आज की क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हम किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन के बिल्कुल ठीक-ठीक जगह नहीं बता सकते। इलेक्ट्रॉन हकीकत में क्लाउड्स की सूरत में मौजूद हैं और हम सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं कि न्यूक्लियस के गिर्द एक ख़ास हिस्से में इलेक्ट्रॉन्स मिलने के चांसेस क्या हैं। समरी, नील्स बोहर के एटॉमिक मॉडल की अहम बातें देखते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स एटम के मरकज़े यानी न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे ही नहीं घूमते रहते। वो सिर्फ ख़ास रास्तों या ये कह लें कि शेल्स में ही चक्कर लगा सकते हैं। यूं समझें जैसे सियारे सूरज के गिर्द अपने मदार में रहते हैं। नंबर 2, हर शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड होती है। जब तक इलेक्ट्रॉन उस शेल में रहेगा उसकी तमन्नाई ना कम हो सकती है और ना ही ज़्यादा। यही चीज़ एटम को स्टेबल रखती है। नंबर 3, एक बड़ा कारामद फार्मूला है 2n स्क्वायर। ये बताता है कि भाई हर शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। यहाँ n का मतलब है नंबर ऑफ शेल्स। और चौथी बात, ये जो बड़े शेल्स हैं ना, ये खुद भी अंदर छोटी सतहों यानी सब शेल में बटे हुए होते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को और भी ज़्यादा डिटेल से समझने में मदद मिलती है। तो खुलासा ये हुआ कि बोहर का मॉडल जो एटम में इलेक्ट्रॉन की जगह और एनर्जी को समझाने में एक अहम कदम था, जिसने आगे की रिसर्च के लिए रास्ता बनाया।